हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इनोवेट मेंटर आज आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया है जो आपकी एमएससी, सीएसआईआर, नेट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये आपका तीसरा लेक्चर है जो कि क्या है, लास्ट लेक्चर है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस लास्ट लेक्चर में हम क्या क्या बातें करेंगे और आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बातें बताते हैं। तो कभी कभी हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ से क्वेश्चन आता है वो आता है क्या, डिस्कस द डेंसिटी डिपेंडेंट एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर दैट रेगुलेटेड द पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है कौन सी डेंसिटी डिपेंडेंट है, कौन सी डेंसिटी डिपेंडेंट है, इस पे आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए हम इस पे पहले बातें करते हैं क्या है, फिर आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। एवरी स्पीसीज हैव अ डिफरेंट कंडीशन फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइव करने के लिए सारे स्पीसीज के पास अलग अलग कंडीशन होंगी, अवेलेबल होंगी, लेकिन बट पॉपुलेशन डेंसिटी आर कॉमन इन ऑल स्पीसीज। लेकिन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये सारे स्पीसीज के लिए क्या होती है, कॉमन होती है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट स्पेस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट स्पेस, एक स्पेस में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी के 2 फैक्टर, देयर आर 2 फैक्टर्स विच अफेक्टेड। पहला डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर जो है क्या है, देखते हैं। द फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। कहता है वो फैक्टर जो क्या करे, पॉपुलेशन की डेंसिटी को अफेक्ट करे, उसको कहते हैं क्या, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। These factors are more severe when population density is large। और ये फैक्टर तब और ज्यादा क्या हो जाता है, सीवियर हो जाता है। कब? जब हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, लार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है तब। एनिमल ऑफन यूज टेरेस्ट्रियल बिहेवियर, सॉन्ग एंड स्कैंड टू अट्रैक्ट पार्टनर फॉर रिप्रोडक्शन। जो एनिमल होते हैं वो बोलते तो है नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कुछ सॉन्ग टाइप का प्रोड्यूस करते हैं या कुछ स्कैंट स्मेल जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करें, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अट्रैक्ट कर सकें। दिस एक्शन बिकम मोर प्रीमिनेंट या प्रोमिनेंट यहाँ पे होगा विथ द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये एक्शन क्या हो गए हैं, और ज्यादा इजी हो गए हैं, किस लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दस दे आर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। तो अगर हम बात करें तो जो एनिमल टेरेस्ट्रियल बिहेवियर जैसे सॉन्ग हो गया, स्कैंट हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी के फैक्टर्स जो क्या कर उसको बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, तो सम अदर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इनके साथ साथ, तो हमारी अगर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर पूछेगा एग्जांपल में तो हम क्या बताएंगे, बिहेवियर सॉन्ग, टेरेस्ट्रियल बिहेवियर सॉन्ग, स्कैन कह सकते हैं। और कुछ और भी आपको डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर देखने को मिलेंगे जैसे कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो गया, डिजीज हो गया, प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब तो आप समझते हैं कि मतलब किसी और स्पीसीज पे, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहने जो रहते हैं उनको पैरासिटिज्म कहते हैं। तो ये सब फैक्टर्स जो आपने देखा, एनिमल बिहेवियर, सॉन्ग, स्कैंट, ये सब जो आपने देखा, और क्या कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, डिजीज, प्रीडेशन एंड प्रेशर, ये सब क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है। और ये क्या करेगा, ये पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा, बढ़ाने का काम करेगा। आइए आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। और दूसरा क्या है, अब हम बात करेंगे किसकी, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर की। ठीक है, द फैक्टर विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। क्या बताया, वो फैक्टर जो आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी को अफेक्ट ही नहीं करते हैं उसको हम कहेंगे क्या, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। दे इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ पॉपुलेशन। वो डेंसिटी को, मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करते, वो नंबर ऑफ एनिमल, पॉपुलेशन में एनिमल्स को, नंबर ऑफ एनिमल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करने का काम करते हैं। उनकी साइज को, मतलब उनकी पॉपुलेशन को डेंसिटी नहीं कम करते हैं, इंडिविजुअली पर, मतलब कि पर एनिमल्स को क्या कर देते हैं, कम करने का काम करते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखें, द एग्जांपल ऑफ दीज फैक्टर्स इज वेदर कंडीशन। अगर डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर का नाम बताएं तो क्या है, वेदर कंडीशन। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, लिजार्ड का है। ए कोल्ड विंटर विथ लिटिल स्नो कवर कैन डिस्ट्रॉय अ पॉपुलेशन ऑफ लिजार्ड। मतलब एक ठंडी रात
हो जाए या स्नो का कवर हो जाए, स्नो किसी पे क्या हो जाए, कवर अप हो जाए कहीं पे, तो वो पूरी लिजार्ड को क्या कर सकता है, पॉपुलेशन, लिजार्ड की पॉपुलेशन क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। कैसे, देखिए, दिस लिजार्ड्स लिव बीनीथ द बिटर ऑफ द फॉरेस्ट फीट। ये जो लिजार्ड थी ये कहाँ रहती थी, फॉरेस्ट के फीट पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे रहती थी। अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विल फ्रीज टू डेथ। जब स्नो उसके ऊपर पड़ेगा तो ये क्या कर जाएंगे, फ्रीज कर जाएंगी और क्या हो जाएंगी, देयर डेथ इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इनकी जो डेथ हुई है वो पॉपुलेशन के साइज की वजह से नहीं हुई है, कंडीशन की वजह से हुई, वेदर की कंडीशन की वजह से हुई है, कि इसके ऊपर पूरा, इसके पूरे फॉरेस्ट पर, जिस फॉरेस्ट पे ये लिजार्ड रहते थे उस फॉरेस्ट पर पूरा आपका क्या हुआ, स्नो कवर कर लिया। एक तो बर्फ पड़ी जिसकी वजह से ये लिजार्ड बीनीत रह गए, काफी दिन तक बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती, पूरी पॉपुलेशन, मतलब एक दो पॉपुलेशन नहीं बची है, पूरी लिजार्ड की पॉपुलेशन जो वहां रहती थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, डेथ हो गया उनका। Similarly, human activities like construction and deforestation affect the animal population, जिसकी वजह से, और दूसरा एग्जांपल आप बताएं, जितने भी ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं जैसे कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, अफेक्ट द एनिमल पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की, एनिमल की पॉपुलेशन पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आपने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया, आपने जंगल के सारे पेड़ पौधे को काट दिया, तो एनिमल्स रहेंगे कहाँ, उनको तो कोई भी खा लेगा, है ना, जो उनसे बड़ा प्रेडेटर होगा वो किसी प्रे प्रेडेटर के फॉर्म में रहेंगे, एक दूसरे को खाते रहेंगे। ऐसी कंस्ट्रक्शन, आपने, पता चला कि आपने अपने घर को बनाने के लिए पूरे जंगल को ही काट दे रहे हैं, तो रहने वाले एनिमल्स रहेंगे कहाँ, फॉरेस्ट में, पूरा फॉरेस्ट ही काट के ले जा रहा है। अरे, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इनकी ह्यूमन की एक्टिविटीज के थ्रू भी क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, जिसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अगले पे। ये तो हमारा एक क्वेश्चन था कि डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्या होता है। एक क्वेश्चन हमारा इस पे और बचा जो पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है एज स्ट्रक्चर। तो क्या है, कमेंट अपॉन एज स्ट्रक्चर वेरिएशन इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में हमें अलग अलग वेरिएशंस क्या देखती है, एज स्ट्रक्चर पर कुछ कमेंट करना है। तो आइए देखते हैं। Accordingly, population are expanding, stable and declining respectively. अगर हम बात करें तो जो हमारा एज स्ट्रक्चर है वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक्सपैंडिंग होता है, स्टेबल होता है एंड डिक्लाइनिंग होता है। ठीक है, एज स्ट्रक्चर इज अनदर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक दैट रिफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वेरियस एज इन अ पॉपुलेशन। क्या बताता है, एज स्ट्रक्चर भी क्या है, पॉपुलेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जो क्या बताता है, हमारी मतलब कि पॉपुलेशन में इंडिविजुअली कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं पॉपुलेशन में, उसको बताने का काम करता है। एज में बी एक्सप्रेस इन डेज, मंथ और ईयर। तो अगर हम अपनी एज को बताएं, अगर एज बताना हो तो हम डेज में भी बता सकते हैं, मंथ में बता सकते हैं और ईयर में भी बता सकते हैं। जैसे बेबी का बर्थ हुआ तो हम किसी से बताते हैं कि बेबी कितने दिन का है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का है। मंथ में बेबी और बड़ा हो गया, मंथ हो गए, 3 मंथ का हो गया, 4 मंथ का, 5 मंथ का हो गया, ऐसे बता सकते हैं। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम बताएंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, ऐसे बताते हैं, है ना, ईयर्स में बताते हैं। तो ये तो ह्यूमन की एज को बताने का काम हो गया। और इवन इन अ कैटेगरी सच एज प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। लेकिन एक और कैटेगरी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बताने का काम कर सकते हैं। किस फॉर्म में, प्री रिप्रोडक्टिव के फॉर्म में, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव के फॉर्म में। The age distribution is represented by percentage of individual in different age by the relative width of the successive horizontal bars. मतलब कि हॉरिजॉन्टल बार्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमारा एज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने कितने परसेंटेज में क्या है, बटा हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे आपसे। द यंगेस्ट क्लास बीइंग एट द बेस एंड द ओल्डेस्ट एट द टॉप। कहता है कि जो यंगेस्ट क्लास होगी, मतलब कि जो, मतलब बात करें तो हम प्री रिप्रोडक्टिव हमारे पास क्या होगी, यंगेस्ट होगी, तो वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, बेस में प्रेजेंट। जैसे आपको एक बार हम यहीं पे बना के दिखाते हैं कैसे होगा, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा जो पोर्शन होगा ये हमारा क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट होगी, जो क्या होगी, यंगेस्ट होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यंगेस्ट पोर्शन हो जाएगा। तो आगे जब हम चलें तो बताया वही कि क्या हो जाएगी, बेस पे जो हमारे रहेगा वो हमारे बेस पे क्या रहेगा, बेस पे यंगेस्ट क्लास बीइंग एट द बेस। तो जो हमारी बेस पे रहेगा वो क्या होगा, यंगेस्ट होगा एंड द ओल्डेस्ट एट द टॉप। अब देखिए ये टॉप पोर्शन है हमारा कवर अप करा, तो यहाँ पे हमारी जो होंगे वो क्या होंगी, टॉप पे हमारा जो क्या होगा, यहाँ पे
इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होंगे, ओल्डेस्ट होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमको ओल्डेस्ट देखने को मिलेगा। A high percentage of individual is reproductive phase defining the rapid growth in population। कहता है कि अगर, और देखिए तीसरा हमने आपको नहीं बताया, ये तो क्या होगी, प्री रिप्रोडक्टिव, ये हमने आपको ओल्ड एज बता दिया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज बता सकते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इसको पार्ट कहेंगे, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव कहेंगे, क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव। तो देखिए यहाँ पे जो बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है, अ हाई परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इज इन रिप्रोडक्टिव फेज। अगर हमारे पास इस फेज में, सेकेंड फेज में अगर हमारे पास रिप्रोडक्टिव, इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, अगर इसमें हमें हाई परसेंटेज देखने को मिले, ठीक है, तो डिफाइनिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो हम कह सकते हैं जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो काफी तेजी से क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर। क्यों ऐसा कह रहा है, देखिए आपको बताते हैं, ये कैसी है, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, यहाँ पे बच्चे क्या हो रहे हैं, बर्थ रेट हो रही है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव। जब बर्थ ज्यादा होगी, जब बर्थ होगी तो जब ये रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेंगे तो तभी तो ये बर्थ करेंगे, फिर ये बर्थ करेंगे, फिर ये रिप्रोडक्टिव में, फिर ओल्ड एज जाएंगे, तो फिर तो जब हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा होगी तो हम क्या बताएंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। द एज पिरामिड वेरीज फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन बट इज लाइकली टू फ्री वन ऑफ द डिस्टिंक्ट टाइप। वैसे तो जो एज पिरामिड है ये सारे पॉपुलेशन के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन कुछ टाइप जो है हमारे पास वो क्या होते हैं, सबके लिए एक ही होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आगे क्या है, ठीक है, पहले टाइप की बात कर रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं कैसा है, ठीक है। ए पिरामिड विथ अ ब्रॉड बेस एंड टेपरिंग स्ट्रांगली टुवर्ड्स द टॉप। बताया कि हमारे पास जो पिरामिड है वो बेस में कैसा है, देखिए बेस इसका कैसा है, आपको बता रहा है कि कैसा बेस इसका, ब्रॉड है, लेकिन एंड टेपरिंग स्ट्रांगली टुवर्ड्स द टॉप, लेकिन जैसे हम टॉप पे जाते हैं, ये टॉप पोर्शन है इसका, जो यहाँ पे क्या है, टेपर करके, देखिए इधर से इधर गया, क्या किया, कम हो गया, नैरो होता चला गया, तो यही बता रहा है टेपरिंग एट द टॉप इंडिकेट्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ यंग क्लास। तो ये क्या बताता है कि जो इसकी यंग क्लास होगी, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, हाई होगा, क्या होगा, हाई होगा, एंड डिक्रीजिंग पॉपुलेशन इन ओल्डर क्लास। जैसे ही हम क्या करेंगे, ओल्डर क्लास में इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो क्या होगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। ये क्या था, ब्रॉड बेस टेपरिंग एंड, तो जब हम बेस से टॉप पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जा रहा है, नैरो होता है, मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यही बता रहा है कि पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, घटती हुई चली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या है, तो देखिए जो हम आपको डायग्राम दिखा रहे थे यही था। तो जो हम पहला टाइप पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। देखिए हमने ब्लू कलर की लाइंस जो शो किया है वो क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, रेड कलर की लाइंस जो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड ग्रीन कलर की लाइंस जो शो किया है वो क्या है, पोस्ट, जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं, ठीक है। हम इसे बता क्या सकते हैं, रिप्रेजेंट अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन विथ अ हाई बर्थ रेट, क्योंकि इसमें मतलब हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन क्या हो रही, बर्थ रेट क्या है, ज्यादा देखने को हमें क्या हो रही, मिल रही है, ठीक है। चलिए आइए दूसरे टॉपिक, दूसरे पार्ट, उसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, क्या है, अ मोर और लेस बेल शेप, आप इसको ज्यादा या कम बेल शेप्ड कह सकते हैं, पिरामिड हैविंग मॉडरेटली ब्रॉड बेस एंड आल्सो मॉडरेट टेपरिंग टुवर्ड्स द टॉप। देखिए इसका ब्रॉड बेस और मॉडरेट, देखिए यहाँ तक इसका पूरा क्या है, ब्रॉड है, तो वही बात करा कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव दोनों ही इसका क्या है, मॉडरेट है टुवर्ड्स द टॉप, लेकिन जैसे टॉप पे गया थोड़ा क्या हो गया, नैरो हो गया, टेपर हो गया है ना, टेपरिंग हो गया, थोड़ा सा नैरो की तरफ देखने को मिल रहा। इट इंडिकेट्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ द यंग टू ओल्ड, तो ये क्या बताता है कि जब हम यंग से ओल्ड की तरफ जाते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की गए तो हमको क्या दिखा रहा है, हाई प्रोपोर्शन देखने को, लेकिन ओल्ड एज में हमें क्या मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बात करें तो हम इसको हम स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड कहेंगे या तो बेल शेप्ड पिरामिड कह सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर इन प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज क्लास बिकम मोर और लेस इक्वल इन साइज, द पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्मॉलेस्ट, जो हम आपको बता चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों ही क्या है, एक ही एज, एक ही क्लास, मतलब डिपेंड कर रहे हैं, मोर और लेस एक जैसे हैं, इक्वल साइज में, लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ये क्या है, ओल्ड एज को डिफाइन कर रहा है, ये कैसा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, अनशेप्ड बेल पिरामिड हैविंग अ नैरो बेस और बल्ज मिडिल indicate low proportion to young to old age,
ओल्ड प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है कि इसको हम अनशेप्ड पिरामिड कर सकते हैं जिसका नैरो कहाँ पे है, बल्ज, बीच में कैसा है, बल्जिंग। देखिए कैसे दिखा देते हैं हम आपको यहाँ पे बना करके एक बार। ऐसे कहीं थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं बनाया लेकिन आप देख लीजिए। तो देखिए हम बात अगर करें तो ये इसका पोर्शन जो बात करेंगे, देखिए ये वाला पोर्शन, इसकी जो बात करेंगे, ये वाला पोर्शन जो हमारे पास है ये क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, ये वाला पोर्शन रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, और हमारे पास ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात करा। ये देखिए आपको अनशेप्ड कुछ देखने को मिल रहा है जिसमें क्या है, देखिए बताया कि नैरो बेस, इसका बेस जो है वो कैसा है, नैरो देखने को मिल रहा है, और इसका लो प्रोपोर्शन टू यंग टू ओल्ड प्रोपोर्शन, और देखिए मिडिल थोड़ा सा कैसा है, बल्जिंग, बल्ज है, और फिर जो है टेपरिंग जो ऊपर की तरफ जो है ओल्ड जो वो फिर से कैसा है, नैरो है। लो प्रोपोर्शन ऑफ ए प्री रिप्रोडक्टिव एज क्लास इंडिविजुअल ड्यू टू रिड्यूस बर्थ रेट। कह रहा है लो प्रोपोर्शन इसलिए दिखाया गया क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो कैसी है, लो है। ठीक है, देखने को मिल रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोग को कभी प्रॉब्लम ना हो। तो हमको क्या बात करनी, हमको अब लास्ट थोड़ा सा डायग्राम देखना है। तो देखिए यही हम डायग्राम आपको बना के दिखाए थे। देखिए रेड कलर लाइन शो कर रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव है, और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव है एंड पोस्ट। अगर जो हम सारे ग्राफ की बात करें तो ये क्या होता है, इधर की तरफ हम एज क्लास ले लेते हैं और इधर के हम परसेंटेज ऑफ क्लास लेते हैं। इसको देखिए हम क्या कहेंगे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड कहेंगे या अनशेप्ड पिरामिड कहेंगे। ठीक है, 1 मिनट आप थोड़ा इंतजार करें, इसमें हमने कुछ किया था कि आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट इरेज कर देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो क्या होता है, खत्म होता है। गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन मिले आपसे बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि जितने भी अब टॉपिक आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। हम जो पहले स्टार्ट किए हैं, हमने पूरा एमएससी को कवरअप करने की कोशिश की है। तो हम सबसे पहले आए हैं सेकेंड सेमेस्टर पे। सेकेंड सेमेस्टर का पहला यूनिट जो है, हमारा पहला पेपर का पहला यूनिट जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इकोलॉजी की पहले यूनिट हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी यूनिट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम बात कर चुके हैं क्या, लोड का वोल्टेरा मॉडल बात कर चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी बात कर, नीश बात कर चुके हैं। तो हम 2 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, हमको तीसरी यूनिट पे बात करनी है। मतलब कि एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की तीसरी यूनिट पे हम आज, अब हमारा जो वीडियो आने वाला है वो हमारा तीसरा पेपर के लिए आएगा, तीसरी यूनिट के लिए आएगा, जिसका नाम है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फूड वेब। आपको आगे देखने को मिलेंगे ये टॉपिक। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम स्पेशली, मैंने देखा यूट्यूब पर, हमने जब मैं एमएससी कर रही थी तो मैंने देखा बहुत सारे टॉपिक्स, मैं जब सर्च करती थी हमें यूट्यूब पे एज इट इज़, ऐसे तो हमें CSIR नेट के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या होते हैं, टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेकिन हमको एमएससी में जो होते हैं वो लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। 15 मार्क्स के हमें सेमेस्टर में लिखने को मिलते हैं, 12 मार्क्स को हमको इंटरनल एग्जाम में लिखने को मिलते हैं। तो वो कंटेंट हमारे पास प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम अपने आंसर्स को लॉन्ग बना सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो हमने अपने मन में तभी डिसाइड किया था कि जब मैं एमएससी फाइनल कर लूँगी, जब मैं एमएससी फाइनल करूँगी तो मैं सारे टॉपिक्स को क्या करूँगी, जो मैंने लिखा है, मैंने आंसर जो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें 87 परसेंटाइल आए, तो ऐसे ही बहुत सारे में मैंने सेकेंड सेमेस्टर में अभी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो जो जो तकलीफें मैंने देखी वो मैं आप लोग को देना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियोस लेकर के आई हूँ ताकि आप बस यूट्यूब पे सर्च करें और आपको तुरंत एक डिटेल आंसर मिल जाए, बस आप उसको पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करने की अपने दोस्तों के बीच में कोशिश कीजिएगा, ताकि सबको आपके साथ साथ उन्हें भी क्या मिले, बेनिफिट्स मिले और सबके मार्क्स जो हों वो अच्छे आए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।